हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम प्रकाश के परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड के आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है, जो कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होंगे। तो उसी सब्जेक्ट को लेकर हम लोग जो कि एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज ला रहे हैं, जिसका ये फिजिक्स का पहला चैप्टर लाइट के प्रकाश के परावर्तन से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि आपके आने वाले बिहार बोर्ड के जो मैट्रिकुलेशन का जो एग्जामिनेशन है उसमें बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होने जा रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग सीरीज बना रहे हैं। मैं आशा करता हूँ आप हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए, ताकि आपके जितने फिजिक्स के जो भी चैप्टर्स होंगे उनके जितने भी टॉपिक्स है सब पे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज लाएंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होने जा रहा है। तो मैं आशा करता हूँ आज के प्रकाश के परावर्तन का जो सीरीज जो एपिसोड रहने वाला है उसे आप अंत तक देखें और बारीकी से समझें, ताकि आपके एग्जामिनेशन में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, वहाँ पे आपको सॉल्व करने में कठिनाइयाँ नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले एपिसोड में पहले प्रश्न के साथ। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले एपिसोड के और अब पहले सीरीज के साथ। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, दुगुनी होती है, तिगुनी होती है, चौथाई होती है। हम सभी जानते हैं कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, F=R/2 होता है। इसी प्रकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आधी होती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 हम लोग देखेंगे, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, परावलयिक दर्पण का। तो हम लोग जानते हैं सोलर कुकर में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न संख्या 3 हम जानेंगे, हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाना चाहिए उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों का। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अवतल दर्पण का। हम हजामत बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का व्यवहार करते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 हम लोग देखेंगे, मोटर चालक के सामने दर्पण जो साइड मिरर लगा होता है वो कैसा होता है, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल हम लोग मोटर चालक के सामने दर्पण के रूप में करते हैं। चलिए आज के अगले क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज का पांचवा क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 5, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, उत्तल होता है, अवतल होता है, समतल होता है, उत्तल और अवतल दोनों होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अवतल होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। प्रश्न संख्या 6 क्या है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा और आभासी बनाने के लिए वस्तु को निम्नलिखित में कौन से स्थान पर रखा जाता है, क फोकस पर, फोकस के अंदर, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच, वक्ता केंद्र पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फोकस के अंदर। इसका क्या होगा, फोकस के अंदर हम लोग अवतल दर्पण प्रतिबिंब बड़ा और भासी बनाने के लिए हम लोग वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस के अंदर रखेंगे, ताकि हमारा जो प्रतिबिंब होगा अवतल दर्पण में बड़ा और आभासी बनेगा। प्रश्न का 7 हम देखें, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए दर्पण के वक्ता केंद्र पर, दर्पण के वक्ता केंद्र के बाहर, दर्पण के वक्ता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम लोग चेहरा को कहाँ रखेंगे, दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे। दाढ़ी बढ़ाने के लिए अवतल दर्पण और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को कहाँ रखना चाहिए, दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। चलिए आज का 8वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 8वां क्वेश्चन हम लोग का है, जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तु, आत्मदीप्त वस्तु, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मदीप्त वस्तु। आत्मदीप्त वस्तु वैसा सोर्स होता है जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे आत्मदीप्त वस्तु का या प्रदीप्त भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों होगा। ठीक है, प्रदीप्त वस्तु, आत्मदीप्त वस्तु, दोनों ही इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 9 हम देखें, प्रकाश की किरणें गमन करती सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, उपयुक्त सभी। प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 हम देखेंगे, समतल दर्पण में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नहीं होता, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है। तो समतल दर्पण में हमेशा आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए आज का अगला 11वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रकाश तरंग उदाहरण है ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, पराबैंगनी तरंग का, पराश्रव्य तरंग का। प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 हम देखेंगे, प्रकाश के परावर्तन का नियम सत्य है केवल समतल दर्पण के लिए, केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, सभी परावर्तक सतह के लिए। तो इसका सही उत्तर सभी परावर्तक सतह में प्रकाश के परावर्तन
हो सकता है, समतल दर्पण में भी होगा, अवतल दर्पण में भी होगा, उत्तल दर्पण में भी होगा, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 13 हम देखेंगे, आपतित किरण और विलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण, आपतन कोण, क्रांतिक कोण, अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण कहते हैं, आपतित किरण और विलंब के बीच के जो कोण बनते हैं उन्हें हम आपतन कोण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। परावर्तन के नियम से हम लोग क्या जानते हैं? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण I इक्वल टू कोण R होता है। आपने पढ़ा होगा परावर्तन के प्रकाश के परावर्तन 2 नियम होते हैं, जिसमें ये एक नियम होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण I इक्वल टू कोण R, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल हमेशा होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मिलीमीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन बार बार पूछी जाती है, तो इसका सही उत्तर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा इस तरह के क्वेश्चन को, ठीक है। प्रश्न संख्या 16 हम लोग देखेंगे, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, सभी कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, औंधा हुआ होता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? काल्पनिक बनता है, हमेशा क्या होता है? काल्पनिक होता है, ठीक है। चलिए आज का 17वां क्वेश्चन देखेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, औंधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा होता है, ठीक है। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण का। प्रश्न संख्या 19 हम देखेंगे, 5 सेंटीमीटर ऊंचा बीम अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा गया है। दर्पण से बीम की दूरी दर्पण के वक्रता त्रिज्या के बराबर है। बने वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी 5 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी बीम का अवतल दर्पण फोकस दूरी में बने प्रतिबिंब का आवर्धन 1 है, तो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? f के बराबर होगी, 2f के बराबर होगी, 2f से अधिक होगी, 2f से कम होगी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2f के बराबर होगी। प्रश्न संख्या 21 हम लोग देखेंगे, एक अवतल दर्पण में बीम वस्तु फोकस के भीतर है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा अवास्तविक और आवर्धित, काल्पनिक और आवर्धित, वास्तविक और हराशित, काल्पनिक और हराशित। इसका सही उत्तर हो जाएगा काल्पनिक और आवर्धित। प्रश्न संख्या 22 हम लोग देखेंगे, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा वास्तविक और हराशित, काल्पनिक और हराशित, वास्तविक और आवर्धित, काल्पनिक और आवर्धित। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? काल्पनिक और हराशित, ठीक है। प्रश्न संख्या 23 देखिए, एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बीम रखा गया है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर पर बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब जो है दर्पण से 30 सेंटीमीटर पर बनता है, तब प्रतिबिंब का आवर्धन होगा। आवर्धन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, जब वास्तविक वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी दिया रहता है तो -b/u होता है, प्रतिबिंब दूरी बटे बीम की दूरी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी का कितना दिया गया है? 30 सेंटीमीटर। भी कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। और यू कितना? वस्तु दूरी, बीम का मतलब वस्तु दूरी हो गया, जो आपका पिंड रखा होता है। तो इसका यू वस्तु दूरी क्या होगा? 20 सेंटीमीटर। तो इसका फॉर्मूला आवर्धन क्या होता है? m बराबर -b/u, माने प्रतिबिंब दूरी बटे बीम की दूरी, वस्तु दूरी, -b/u। तो यहाँ पे b कितना दिया गया है? 30 सेंटीमीटर। u कितना है? 20, भाग दे देंगे 3 में 2 से, तो आपका सही उत्तर क्या होगा? -1.5 आ जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 24 हम लोग देखेंगे, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम? प्रकाश के परावर्तन 2 नियम होते हैं। पहला नियम आप जानते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब सभी एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण I इक्वल टू कोण R। प्रश्न संख्या 25 हम लोग देखेंगे, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। आप इस तरह के क्वेश्चन को अवश्य ही बनाइएगा। आपके एग्जामिनेशन टोटल 100 ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना होगा। तो मैं चाहता हूँ जो आप सही बनाएं और अच्छे अंक लाएं। तो जानते ही होंगे, लाइट एक बहुत बड़ा चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन भी इसमें आते हैं, अपवर्तन भी आते हैं, तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इससे रहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपके लिए जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो मैं आपके लिए लाया हूँ। तो मैं आशा करता हूँ इसे अच्छा से पढ़ें, देख लें, 2 बार रिविजन कर लें और ज़रूरतमंदों दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और इसी प्रकार के प्रकाश के अपवर्तन का टॉपिक हम लोग फिर नए एपिसोड के साथ मिलते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के साथ। उसके जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे वो मैं लेकर आऊँगा। आप इसे देखें और ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने जा रहा है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्टिव को मैं तो कहूँगा बार बार देखें, ताकि आपको याद ही हो जाए। मैं आशा करता हूँ इस एपिसोड से आप बहुत ही पसंद हुए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।